स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का कुरुक्षेत्र मैगजीन मार्च महीने की जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च महीने में चाहे जो हमने योजना मैगजीन करी उसके अंदर में आपने नोटिस किया ही होगा कि बजट के ऊपर में पूरा फोकस था। तो कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है वो भी बजट के ऊपर में ही फोकस्ड है, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर में? रूरल एरिया में बजट में क्या क्या चीजें रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर फील्ड में, रूरल एरिया के अंदर में वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर में, रूरल एरिया में वहां के यूथ के लिए क्या क्या चीजें बजट के अंदर में खास रही हैं, तो वो सारी चीजें इस वाली कुरुक्षेत्र मैगजीन में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी 2024 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और आप अगर अटेम्प्ट देंगे और आपको अगर लगता है कि आपको कोई ना कोई कोचिंग को ज्वाइन करना है, तो ट्रस्ट मी आप आंख मूंद कर स्टडी IQ IAS का ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। कारण क्या है? देखिए, अगर आप स्टडी IQ IAS का ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना है अपने स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक, गाइडेंस, मेंटोरशिप, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, आपका जब लास्ट में एग्जाम आएगा तब वहां पर क्रैश कोर्स, सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। और एक खास चीज यहां पर एक और मिलने वाली है, क्या कि अगर आप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जो कि आप करेंगे, तो आपको मेंस के लिए स्टडी IQ IAS एक कैंपस में प्रोवाइड करेगा और वहां पर आप आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, क्लासेस लेंगे। ये सब कुछ रहना खाना, वहां पर क्लासेस लेना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो कोर्स, ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरे दोस्त। और एक चीज और, आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि 2024 के अंदर में समय है तब ज्वाइन करेंगे, देखते हैं। नहीं, 2024 का समय अब ज्यादा नहीं है, एक साल आपको तैयारी में लगेगा और उतना ही बचा है, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड ही यूज करना है। इसके अलावा आपको कोई कोड यूज नहीं करना, और ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपके पास में रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और आप अगर यूपीएससी के अंदर में देखेंगे तो NCERT का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप NCERT के इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 29 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 100 डेज के अंदर में आपके NCERT को कंप्लीट कराया जाएगा। आप PRT लाइव कोड यूज करके NCERT के इस बैच को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? प्रशांत तिवारी। आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। उसका यूजर नेम है UPSC विद प्रशांत। आप वहां पर जुड़िए। प्लस में अगर आपको और कोई डाउट रहता है तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है या ट्विटर हैंडल है, आप मेरे से यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जो बजट है, क्योंकि इस वाले उसमें क्या फोकस किया है? बजट के ऊपर फोकस किया गया। तो बजट ने क्या किया है, जैसा कि हमने योजना वाले सेशन में भी देखा था, बजट की ये तारीफ की गई है कि बजट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है भारत को 2047 में भारत कैसा दिखेगा, यानी कि अमृत काल का बजट। इस 100 साल के बाद भारत क्या क्या चीजें अचीव करेगा। भारत को एक डेवलप नेशन बनाने के लिए एक विजनरी बजट के रूप में इस बजट को क्या किया गया है? पेश किया गया है। और इस बजट के अंदर में बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे, एजुकेशन के ऊपर में फंडिंग को इंक्रीज किया गया है। आप एग्रीकल्चर के ऊपर में देखेंगे, वहां पर एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया है। अगर आप आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इस पूरे बजट के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात की गई है। और ये चीज हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा? डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर में? जॉब क्रिएशन के अंदर में। ये सब चीजें हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन चूंकि हम कुरुक्षेत्र मैगजीन का एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका पूरा फोकस किसके पे ऊपर में रहेगा? रूरल इंडिया के ऊपर में रहेगा। अब अगर आप रूरल इंडिया की बात करते हैं तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर, तो इस बजट के ऊपर में एग्रीकल्चर का के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। दूसरा अगर देखा जाए विमेन, तो विमेन के ऊपर में भी स्पेसिफिक फोकस किया गया है कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में उनको हेल्प मिले। फार्मर्स, वो कैसे अपनी सोसाइटीज बनाए,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके अंदर में इनोवेशन कैसे है, स्टार्टअप्स कैसे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, बहुत सारी चीजों के ऊपर में फोकस किया गया है। तो अगर देखें कई सारे ऐसे प्रोविजंस आए हैं इस बजट के अंदर में, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और उनके अलाइड सेक्टर के लिए, जो क्या करेंगे, रूरल इंडिया के जो फाउंडेशन है उसको दोबारा से और क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। ठीक है, इस बजट के अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया गया, किसके, फार्मर्स के, कि फार्मर्स और उनसे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, जो भी सोसाइटी के लोग कनेक्टेड हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास हैं, विमेन हैं, यूथ हैं, उन सभी के ऊपर में क्या किया गया, इस बजट के अंदर में फोकस किया गया है। ठीक है, चले, तो ये चीज कही गई है। और ये क्या है, भारत बहुत पीछे नहीं है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं हम। ठीक है, मतलब हम बन चुके हैं। आप ये देखिए, टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दिस बजट विल सर्टेनली कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन दिस डायरेक्शन, यानी कि वो समय दूर नहीं है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, और ये बजट उसके अंदर में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। अब इस बजट के अंदर में और क्या क्या चीजें, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, रूरल इंडिया में जब हम जाते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, फिशरीज की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की तो बात करते हैं, साथ में उनके रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर है उनकी ही बात करते हैं। तो आप देखेंगे जो क्रेडिट यानी कि जो पैसा, वो क्या किया गया है, इंक्रीज कर दिया गया, कितना, 20 लाख करोड़ रुपया इन सेक्टर्स को दिया जाएगा। इवन अगर देखा जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर को 1.25 लाख करोड़ रुपया इस बार दिया गया, जो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को क्या करेगा, एक तरीके से देखा जाए और ज्यादा पुश करेगा रूरल एरिया के अंदर में। ठीक है, अगर एक और चीज देखी जाए, जो फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, उन सब के अंदर में क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है। क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है। आप मतलब इन्होंने कंपैरिजन बताया कि पहले की सरकार के समय पर अगर आप देखें 2013-14 तक कितना था, 3223 करोड़ रुपए हुआ करता था, और अभी आप देखें ये सबका मिलाकर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, सबका मिलाकर, और यहां पर अगर आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इन्हीं का कितना है, 20 लाख करोड़ रुपया। तो यहां से ज्यादा पुश किसके ऊपर में किया जा रहा है, रूरल इंडिया की तरफ में क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है इस बजट के अंदर। देखिए अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि रूरल इंडिया के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आप प्लीज फार्मर, वहां पर जो लेबर, फिर उसके बाद में मिडिल क्या नाम है, आप उसके बाद में पुअर, फिर उसके बाद में आप लिखेंगे विमेन और यूथ, ये चीजें जरूर लिखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो फार्मर्स हैं, जैसे देखिए 1 करोड़ फार्मर्स को क्या कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं किसके लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए। अब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि खेती जो आप कर रहे हैं, क्या उस खेती के अंदर में आप फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर अल्टीमेटली क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर में तो इंपैक्ट करता ही है, साथ में जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, अगर एक्सेस में होता है तो उनकी हेल्थ के ऊपर में भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे मूवमेंट क्या है, कनेक्टेड है किस चीज से, कि नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाए। क्या है, नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाए। अब नेचुरल फार्मिंग होगी तो कई बार क्या होता है, इनपुट लेवल की जो कॉस्ट होती है फार्मिंग के अंदर में, वो भी क्या होती है मेरे दोस्त, कम होती है। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एनकरेज करेगी 1 करोड़ फार्मर्स को कि क्या करें, वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। ठीक है, अगर दूसरा देखा जाए, अब क्या है, आप सभी को पता है किसान को बुआई के समय, जुताई के समय पैसे की क्या होती है, जरूरत होती है, उस समय उनको क्रेडिट चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड उनको अवेलेबल कराया जाएगा, और जो बहुत समय से पहले से ही अवेलेबल कराया जा रहा है, उसके एम्बिट को और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा, ऐसी कोशिश की गई। इस बजट के अंदर में अगर देखा जाए तो 23,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जहां पर किसान भाई बहन जो हैं वो क्या कर सकें, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू बेनिफिट्स ले सके। अब ये देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत बहुत ही एक बेनिफिशियल टूल है, जो फार्मर की क्या है, एक कई बार इनपुट के अंदर में जो उनके कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, वो जो रुक रहे होते हैं कि भाई उनके पास पैसा नहीं है, किसी साहूकार के पास जाके पैसा लेना पड़ेगा, या बैंक के पास में भी जाके डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीजों की कार्ड पैसा लेना पड़ेगा, वहां पर जाकर क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में। ठीक है, तो अगला देखें तो डेवलपमेंट डायरेक्शंस इन बजट, बजट के अंदर में क्या क्या, तो आपने देखा होगा बजट के अंदर में फोकस किया है किसके ऊपर में, सप्तऋषि के ऊपर में फोकस किया, और ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। साथ ये पॉइंट याद रखिएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में फोकस किया गया किसके ऊपर में, एग्रीकल्चर के ऊपर में।
ठीक है। आगे दूसरा क्या है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि भाई जिस एरिया तक, जिस रीजन तक अभी हम नहीं पहुंचे, खासतौर पे कौन सा ट्राइबल बेल्ट, ट्राइबल एरिया, रिमोट एरियाज, वहां पर जाकर हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको क्या करना है, आपको टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें क्या करनी है, लेकर आनी है, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक और बहुत खास चीज, हम डेवलपमेंट तो करेंगे, हमारे देश में डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट ग्रीन डेवलपमेंट हो। इसके अंदर में क्या, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करना, ऐसे बहुत सारे क्या लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए हैं। आप यूथ के लिए एंड यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने कहा कि हम देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर में, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है। अब पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा हमारे पास है, तो यंग पॉपुलेशन सही से कंट्रीब्यूट कर पाए, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, और उन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में उनका पार्टिसिपेशन हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये जब चीजें कह रहे हैं, ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा मेरे दोस्त, बैंक से आएगा। कहां से आएगा, बैंक से आएगा। तो जो बैंक है, उनके जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं, उनको क्या करना, हेल्दी करना, उनको स्ट्रांग करना। ये सप्तऋषि हमने क्या किया इस समय पर देखा है, ठीक है। और बजट ने और क्या क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस दिया गया किसके ऊपर में, एग्रीकल्चर के ऊपर में। क्योंकि आप देखिए एग्रीकल्चर जो है, ना सिर्फ वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बल्कि हमारे देश की मान के चलिए 60% जो आबादी है, उसको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। हमारी जीडीपी के अंदर में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एंड उसके जो अलाइड सेक्टर हैं, जो से कनेक्टेड सेक्टर्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर किसी का हमेशा से रहा है तो किसका रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है। और अभी मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूं कि हमारी देश की आबादी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो चुकी है। अब देश की आबादी इतनी ज्यादा होने के बाद में उतनी ज्यादा हमें क्या है, फूड की नीड पड़ेगी। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर फार्मर्स का फ्यूचर रेडी होना यह भी जरूरी है। अब फ्यूचर रेडी होने का मतलब क्या, फ्यूचर रेडी होने का मतलब ये मेरे दोस्त कि वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, एग्रीकल्चर फील्ड में आपके यूथ जाएं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जाए, विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, इवन जो मार्जिनल फार्मर है उनको भी हेल्प मिले। ये सारी चीजें क्या है, हमारी एग्रीकल्चर को क्या करेगा, फ्यूचर रेडी तैयार करेगा, इंक्लूसिव बनाएगा, यूथ का पार्टिसिपेशन बनाएगा, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, रूरल एरिया के अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो और बढ़ेंगी, इनकम के अंदर में ग्रोथ आएगी। अब अल्टीमेटली इनकम के अंदर में ग्रोथ आई तो क्या हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, और कंजम्पशन लास्ट में क्या करता है, हमारी जीडीपी में पॉजिटिवली क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप देखें तो अलग अलग स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के अंदर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन, क्या क्या अलोकेशन दिया गया है, आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में अगर देखें, हमने हायर एलोकेशन किया है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर में भी। अब एजुकेशन सेक्टर, ये चीज वर्ड में कई बार यूज करता हूं कि भाई साहब इस चीज को नोट करके रखिएगा कि अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की फसल को काटना है, आपको अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की फसल का फायदा उठाना है, तो आपको एजुकेशन सेक्टर के ऊपर में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको हेल्थ सेक्टर के ऊपर में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इसी बीच में आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए, स्लाइड है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आता है वो लिमिटेड आता है। अब वो पैसा जो खर्च होता है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई साहब हम कौन से सेक्टर के ऊपर में पैसा खर्च करना चाहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखेंगे ये आपके पास में आ सकता है कि जो पैसा आता है कहां कहां से आता है, उसके अंदर में इन्होंने एक डाटा दे रखा कि अगर 1 रुपया आता है तो कहां कहां से 15% कहां से आता है, इनकम टैक्स से आता है, एक्साइज ड्यूटी से 7% आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15% आता है, जीएसटी से 17% आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बोरोविंग से आता है, उधारी से पैसा आता है। अब अगर उधारी से इतना पैसा आएगा तो उसका बर्डन फ्यूचर के अंदर में फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, तो उसको कम करने के लिए क्या है,
फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाता है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या कि आप अपने खर्चे को तो कम करें ही, इनकम को बढ़ाएं। तो इनकम को बढ़ाने का तरीका, खर्चा कम कैसे, क्या, सैलरी, पेंशन्स, स्कीम्स, सब्सिडीज, इसमें रैशनलाइजेशन करना। क्योंकि अगर देखिए जो पैसा जाता कहाँ का है, आप ये देखिए 4% पेंशन में जाता है, 20% पैसा इंटरेस्ट की पेमेंट पे चला जाता है। यानी कि इसीलिए हमें ये लायबिलिटी, उधारी को कम करना पड़ेगा, वरना सोचिए ये साइकिल चलता रहेगा। 20% पैसा जो इंपॉर्टेंट पैसा है, जो हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज में लगना चाहिए, वो यहां पर चला जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन शॉर्ट अगर देखें फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी उधारी क्या करनी है, कम करनी है। अब उसको कम करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपनी इनकम बढ़ा लीजिए, या तो आप अपना एक्सपेंडिचर क्या करिए, कम कर लीजिए। अब इनकम बढ़ाने के पीछे सोर्स क्या हो सकता है, इसीलिए आप देखेंगे क्या कर रही है गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और एक्सपेंडिचर कम करने के लिए आप देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स को रैशनलाइज कर रही है, सब्सिडी को रैशनलाइज कर रही है, ये सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, अब रूरल एरिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, क्योंकि ये चीज समझिए, अगर मान के चलिए रूरल एरिया में आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो वहां से क्या होगा मेरे दोस्त, वहां से माइग्रेशन तो होगा ही, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब ना होने के कारण में वहां पर जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी वो भी क्या होंगी, गड़बड़ होंगी। इसीलिए यहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, धीरे धीरे किसको कम करेगा, पॉवर्टी को कम करेगा। अगर आप देखेंगे बहुत सारी परेशानियां हैं कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जो आपके यहां पर जो लेबर है कहीं ऐसा ना हो वो दूसरी तरफ में चली जाए, आपका जो लो वर्क पार्टिसिपेशन है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, रूरल एरिया के अंदर में आपको कई सारे प्रोग्राम्स चलाने पड़ते हैं जिनसे इन चीजों को आप क्या कर सके, टैकल कर सके। और इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, मनरेगा, एमजी नरेगा। एमजी नरेगा हो गया आपका, क्या हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया। आपके कई सारे और प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो क्या करें, इस रीजन के अंदर में, रूरल एरिया में क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। इसके साथ में क्या होगा, सबसे पहली बात तो क्या है, ऐसे प्रोग्राम क्या हेल्प करेंगे, लाइवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ परमानेंट एंड ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट। जैसे मनरेगा के थ्रू अगर मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं तो अपना जीवन व्यापन तो चला ही रहे हैं, आपको सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में आप क्या कर रहे हैं, वहां पर अगर नहर खोद रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो ये क्या एसेट भी तो क्रिएट हो रहा है। साथ में वो क्या करेगा, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सभी को एक साथ क्या है, कंसल्टेशन में लाया जाता है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। आप अगर मनरेगा वर्क को देखें, अगर वो नहर खोद रहे हैं तो वो किसके अंदर में, इरिगेशन पोटेंशियल, इरिगेशन सिंचाई, और सिंचाई डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत में अगर देखें तो वहां पर कोशिश की जा रही है कि कैसे लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, स्किल्स प्रोवाइड की जाए, जिससे वो क्या करें, खुद जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बन सके। इससे क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट होंगे, हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होगी, ट्रेनिंग मिलेगी, उसके थ्रू प्लेसमेंट मिलेगी, आपके लॉजिस्टिक लेवल पर वहां पर क्या होगा, वहां पर और ज्यादा टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अब देखिए एक और चीज समझिए कि आप इतने सारे प्रोग्राम अगर चला रहे हैं तो इसका और ज्यादा बेनिफिट है आपके, क्या है, आप जानते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर मान के चलिए आप जैसे फूड कॉरपोरेशन से रिलेटेड बात करते हैं, आप इवन बात करते हैं एसोसिएशन से बात करते हैं, सोसाइटीज बनने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वाटर स्ट्रेस है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि आप वाटर लेवल पर प्लानिंग करेंगे, एक साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। आप लार्ज सेक्शन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ आज जा सकते हैं। फर्टिलाइजर के यूज को आप क्या करेंगे, कम करेंगे। इवन एफपीओ बनने से, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनने से, कोऑपरेटिव बनने से, इनसे क्या होगा, कलेक्टिव एग्रीकल्चर के अंदर में कलेक्टिव अगर फार्मिंग होगी, फिशरी होगी, डेयरी प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है फार्मर की वो इंक्रीज करेगा, और अल्टीमेटली क्या करेगा, इनकम के अंदर में उनको क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और क्या क्या बेनिफिट है, आपके
कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, एग्रीकल्चर वेयर हाउस जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं, आप मैपिंग कर सकते हैं, जहां पर क्या होगा। अब एक और चीज समझिए, अब इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स भी तो चाहिए, तो उनका भी रोल यहां पर ओपन हो जाएगा उनके लिए। आप क्या कर सकते हैं, जो सामान इधर से उधर ले जाना, उसके अंदर में जो कॉस्ट लगती थी उसके अंदर में कमी आएगी। आप जो अनकनेक्टेड एरिया हैं उनको कनेक्ट करेंगे, सप्लाई चेन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कई सारी स्कीम्स चलाएगी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, वहां पर एसेट क्रिएट करे। एसेट अल्टीमेटली क्या करेगा, फार्मर की इनकम में ही हेल्प करेगा। अब एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव हेल्थ केयर सिस्टम। अब मेरे दोस्त ये चीज समझने की कोशिश करिए, आपके देश में हेल्थ फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन क्या वो अफोर्डेबल हैं, क्या वो एक्सेसिबल हैं, और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होने के बाद में क्या वो एफिशिएंट हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। अब जब हम शहरों की तरफ जाते हैं तो हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश की 60% आबादी गांवों में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, सेमी अर्बन एरिया में रहती है। तो वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना एंड क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, यह भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी क्या है, जिम्मेदारी है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बजट के अंदर में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है उसके लिए जो पैसा एलोकेट किया गया है वो लगातार क्या है, ग्रोथ हो रहा है, लगातार उसके अंदर में बढ़ोतरी हो रही है। किस लिए कि आप एफिशिएंट, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ में फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाए। फिर समझ रहे कि हॉस्पिटल है, लेकिन क्या वो एफिशिएंट है, अफोर्डेबल है, भैया कॉस्ट इतनी ज्यादा तो नहीं है कि भैया वहां पर इलाज करा ही ना पाए अपना, एक्सेसिबल है, कनेक्टिविटी है, इंक्लूसिव है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का वहां पर जाकर इलाज करा सकता है, और साथ में मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी चाहिए क्या वो है या नहीं। तो इन चीजों को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट लगातार क्या कर रही है, इसके अंदर में कर रही है, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, इवन एक्सपेंशन किया जा रहा है। सेंट्रल और स्टेट लगातार कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके बाद में रियलाइज हुआ कि हमारे हॉस्पिटल के नेटवर्क को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, हेल्थ केयर सेक्टर को हमें बूम करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखेंगे लगातार क्या हो रहा है, इसके अंदर में जो बजट में जो अमाउंट एलोकेट किया जाता है हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी आने वाले समय में उतनी ही ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज भी तो चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और कोविड-19 के बाद में हमें एक और चीज नजर आती है, हमें नजर आता है कि आपका रीजनल इम्बैलेंस भी बहुत एक बड़ी समस्या है। क्या है, रीजनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ी समस्या है। किसी रीजन के अंदर में बढ़िया और बेस्ट हॉस्पिटल आपको मिलेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, मॉडर्न हेल्थ केयर इकोसिस्टम मिलेगा, लेकिन किसी रीजन के अंदर में वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो रीजनल गैप है हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर में, इसको भी फिल करना ये भी क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं रूरल एरिया के अंदर में, कि आप जानते हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को ट्रेवल करके शहरों में आना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, और शहरों में आते समय ही आप देखेंगे कितने सारे लोग दम तोड़ देते हैं। तो वहां तक हेल्थ केयर फैसिलिटी को लेकर जाना, वहां तक क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी को लेकर जाना, ये चीजें इंश्योर करना, क्योंकि देखिए पेंडेमिक इस समय हो सकता है कि उसने शहरों में ही ज्यादा अपना कंसंट्रेशन रखा, आने वाले समय में कभी गांव की तरफ भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी हो सकता है। तो क्या हम वहां पर फुली प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं? आप सोचिए एक बात, बस इमेजिन करिए कि जस्ट इमेजिन कि अगर कोविड-19 जो पेंडेमिक था वो 1% के लिए इंक्रीज होता ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, आप सोचिए शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है, यहां पर बेड के लिए सिफारिशें लगवानी पड़ रही है, मिनिस्टर से सिफारिशें लगवानी पड़ रही हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होता। तो ग्रामीण क्षेत्र को भी हमें क्या करना है, हमें उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में वहां के हेल्थ फैसिलिटी को हमें प्रिपेयर करना है। अब ये चीज समझिए कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से लिंक है, और एग्रीकल्चर लिंक है रूरल एरिया की डेवलपमेंट से। तो अगर मान के चलिए अगर आपको हमारे देश के रूरल एरिया की डेवलपमेंट करनी है तो आपका मेजर फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो इनिशिएटिव है, वहां पर रूरल डेवलपमेंट हो सके और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है, एजेंडा के अंदर में है। वहां पर टॉप प्रायोरिटी में इसको रखा गया है। इवन अगर देखा है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इवन अभी भी हमारे देश की देखें कि जो 2/3 जो पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा अभी कहां भी रह रही है, वर्कफोर्स रूरल एरिया में रह रही है। और अगर वो रूरल एरिया में रह रहे हैं तो उन एरियाज के अंदर में डेवलपमेंट करना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। और क्योंकि वो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर फील्ड में एंगेज्ड हैं, वहां पर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में भी डेवलपमेंट करना ये गवर्नमेंट की क्या है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे रीजनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो वहां पर जैसे मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना, रोड, हाईवेज की कनेक्टिविटी, ऐसे रीजन जहां पर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, जहां पर वाटर स्कार्सिटी है वहां पर पानी को पहुंचाना, जहां वाटर सरप्लस में वहां पर नहर, कनाल, ये सब बनाकर क्या करना, वहां से पानी को डाइवर्ट करना जिससे बाढ़ ना आए। अगर मान के चलिए कोई एरिया हीट प्रोन एरिया है तो कैसे उसको इंश्योर किया जाए कि वहां पर इसका इंपैक्ट ज्यादा ना पड़े। इवन अगर देखा जाए तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो उस प्रकार से नहीं पहुंच पाई, तो डिजिटल कनेक्टिविटी को कैसे वहां पर इंश्योर किया जाए, ये सारे चैलेंजेस हैं। और इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर में आप देखें प्लान्ड एरा ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, जहां पर आप इंक्लूसिव ग्रोथ भी चाह रहे हैं और साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि आपको रीजनल डेवलपमेंट भी करना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसने क्या किया है, उसको एक काम मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वेलफेयर एक्टिविटीज को रूरल इंडिया में तो इंक्रीज करना ही है, लेकिन साथ में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है, सोशल सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी है, रैपिड ग्रोथ भी हो। तो मिनिस्ट्री के पास में दो काम है, एक रूरल डेवलपमेंट का काम करना और एक लैंड रिसोर्सेस का। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फंड को एलोकेट किया गया है जिससे क्या हो सके, वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, जिससे इनकम जनरेट हो, और इन दोनों चीजों से क्या है, उनके लाइवलीहुड, उनका जो जीवन व्यापन है, उनका जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर में चेंज आए। अब अगर किसी के जीवन के स्टैंडर्ड में चेंज आता है तो उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर में भी चेंजेस आते हैं। ऐसे कई सारी स्कीम्स बनाई। आपका मेन फोकस किस पे किया गया, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज। आप खेती तो कर रहे हैं, सालों साल खेती, लेकिन क्या खेती फायदे वाली भी है, इसके ऊपर भी ध्यान देना। प्रॉफिटेबल बनाना, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बनाना। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं सिर्फ वो जीवन ही गुजारे नहीं, बल्कि यहां से प्रॉफिट भी अर्न करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। क्या है, बहुत बड़ा सेक्टर है। वैसे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, और अगर आपको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर आपको बनना है 2027 तक, तो आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं किसके अंदर में, हमारे इस टारगेट को अचीव करने के अंदर में, इस टारगेट को अचीव करने के अंदर में। कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे एक स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब मैंने आपको बताया कि अभी हमारे देश के अंदर में ग्रामीण क्षेत्रों में 2/3 आबादी रह रही है। अब अगर मान के चलिए एग्रीकल्चर में उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक सीजनल प्रोसेस है, सीजन हर समय वहां पर काम नहीं रहता, तो क्या करेंगे। तो कई बार ये होने लग गया, माइग्रेशन होने लग गया, वो शहरों की तरफ जाने लग गए। अब शहरों की तरफ जाने से दो इशू है, एक शहरों में भीड़ बढ़ रही है, रिसोर्सेज का क्रंच होगा, दूसरा जहां से आप आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे लेबर भी तो कम होगी, वहां पर वॉइड भी क्रिएट होगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2005 की बात है, 2005 के अंदर में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास करके इस स्कीम को लेकर आया गया, जहां पर यह कहा गया कि आपको 100 डेज का गारंटीड वर्क रूरल एरिया में दिया जाएगा। इससे आपने एक पंथ दो काज किए, एक आपने माइग्रेशन को रोका, लेबर को रोका रूरल एरिया के अंदर में ही, प्लस में ये जो काम किए जाएंगे, काम दिया जाएगा, ये काम के अंदर में एसेट क्रिएट किए जाएंगे, रोड बनाना, गड्ढे खोदना, पेड़ लगाना, पंचायत के अंदर में कोई काम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिससे क्या है सोशल पब्लिक एसेट क्रिएट हो, जो अल्टीमेटली उस रीजन की दोबारा से डेवलपमेंट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आप एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं और उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर में जो काम कर रहे हैं वो उस रीजन की डेवलपमेंट में कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी
साफ बात है, बहुत अच्छी चीज है। और ये इस चीज याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं 100 डेज का गारंटीड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, ये पॉइंट नोट करिएगा। और इस स्कीम के ऊपर में बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन चल रहा है। इवन कोविड-19 के दौरान पे कहा गया कि इस स्कीम ने देश के बहुत बड़े सेक्शन को क्या किया, एक तरीके से बचा लिया, क्योंकि लोग अगर गांव में गए तो वहां पर अपना जीवन जीने के लिए उनको अगर कोई फाइनेंशियल सोर्सेज की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मनरेगा में क्या किया, एनरोल कर लिया। और मनरेगा में एनरोल होने के बाद में उनको बेनिफिट क्या मिला, ये मिला कि वो अपना जीवन वहां पर चला सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो 2023-24 के बजट के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसको सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन मिला है, क्योंकि इसके अंदर में एम क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में पक्का मकान होना वो बहुत बड़ी समस्या है। तो पक्का मकान के बनाने के अंदर में हेल्प की जाएगी। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो गरीब है, जो नहीं बना सकता, उसको क्या है, सरकार मदद करेगी पक्का घर बनाने में। पाइप ड्रिंकिंग वाटर देंगी, एलपीजी कनेक्शन देंगी, क्या मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सारी की सारी चीजें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो दौर अलग था, वो समय था जब आप देखते थे, न्यूज में देखते थे, टीवी में देखते थे, मूवीज में देखते थे कि गांवों तक सड़क की कनेक्टिविटी नहीं होती थी, रोड की कनेक्टिविटी नहीं होती थी। कनेक्टिविटी ऐसी भी रहती थी जो बाढ़ आते, बारिश आते ही वो कनेक्टिविटी खत्म, सड़क गायब हो जाती थी। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, जिससे ट्रेवल का टाइम कम हो, जिससे क्या हो, वहां के लोगों को बेसिक सुविधाएं मिल सके। देखिए एक चीज समझिए कि कनेक्टिविटी होने के कई सारे फायदे हैं। अगर किसी को पढ़ने जाना है, पढ़ने जा सकते हैं। किसान को अपना माल बेचने जाना है, माल बेचने जा सकते हैं। अगर मान के चले किसी की तबीयत खराब है, बीमार है, तो वो जल्दी से मूव कर सकते हैं, गाड़ियां, व्हीकल वहां तक जा सकते हैं। ये सारे के सारे फायदे हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी के। अब अगला अगर देखा जाए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। यहां पर जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आगे की तरफ ले जाना, स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्योंकि इसका नाम क्या था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको 2011 में लॉन्च किया गया। इसका रीनेम कर दिया गया 2016 के अंदर में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को किसके अंदर में, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY, जिसका मेन काम क्या है कि डाइवर्सिफाइड एंड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में लेकर जाना है, जिससे क्या हो, फाइनेंशियल सर्विसेज को वो एक्सेस कर सके। ठीक है। दूसरा क्या है, और भी कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कई सारी स्कीम्स चल रही हैं। जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसके अंदर में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो ओल्ड एज है, जो डिसेबल हैं, जो वृद्ध हैं, उन सभी को क्या करना, आप सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो। असिस्टेंस कैसा, पैसा, पेंशन योजना, वो इसी के तहत में दिया जाता है। पब्लिक असिस्टेंस दिया जाता है सिटीजन को, क्योंकि आपको क्या है, ये DPSP के द्वारा मैंडेटेड है, याद है, ठीक है। दूसरा देखा जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन का मतलब क्या, जो रूरल भी है, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सके, क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सके, जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं उनको, जो रूरल कम्युनिटी है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, वहां पर फैसिलिटीज कैसे, अर्बन एरिया वाली जो फैसिलिटीज हैं वहां पर प्रोवाइड कैसे की जाएं। यानी कि ऐसे इसको डिजाइन करना, ऐसे बनाना कि आप क्या करेंगे, इसके अंदर में पॉलिसीज के अंदर में इंटरवेंशन करेंगे, डिसीजन लेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, जो क्या करेगा, उस कम्युनिटी या क्लस्टर ऑफ विलेजेस को आप डेवलप करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, नर्चर करेंगे, जहां पर वो क्या है, वहां पर जो एसेंशियल अर्बन सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो उनको वहां पर मिल सके। इससे क्या फायदा होगा, वो जो अर्बन एरिया के अंदर में जाने की एक तरीके से क्या है, होड़ लगी रहती है, उसके अंदर भी कमी आएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बार जिक्र किया गया, श्री अन्न। आपने ग्लोबल हब बनाने की बात की है हमारे देश को मिलेट्स के प्रोडक्शन के अंदर में। मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना, नाम लीजिए, श्री अन्न, सही में श्री अन्न है। क्योंकि देखिए इन फसल को आप, क्योंकि पहली बात तो याद रखिएगा, ये साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं 2023 को। और वो हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हम इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर ये ईयर मनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो फसल है, मिलेट्स हैं, जिनको श्री अन्न इसलिए कहा गया, ये न्यूट्रिशन में इतने ज्यादा रिच हैं, जो आपकी जो डाइट के अंदर में जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकते हैं। पहला पॉइंट।
दूसरा, इनको जहां पर उगाया जा सकता है वो ऐसे एरियाज हैं जो नॉर्मल खेती के लिए सही नहीं, एरिड और सेमी एरिड एरिया। दूसरी चीज फायदा। तीसरा, इसको उगाने से फार्मर की इनकम में भी क्या हो, बढ़ोतरी होगी। तीन चीजें होगी। चौथा, जब हम श्री अन्न को यानी कि जो मिलेट्स है उनको उगाते हैं, क्योंकि पानी कम चाहिए, समय कम चाहिए, उससे क्या है एनवायरमेंट के ऊपर में जो इंपैक्ट पड़ रहा था मोनोक्रॉपिंग का, लगातार एक ही फसल को उगाने का, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको कहा, क्या कहा, श्री अन्न कहा। जो क्या करेगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, फार्मर की इनकम भी बढ़ाएगा, एनवायरमेंट के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा, और साथ में जो लोग इसको कंज्यूम करेंगे, जिनके अंदर में जागरूकता आएगी, जब इसका आप कंजम्पशन करेंगे तो आपके क्या है, हेल्थ के ऊपर में भी क्या करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो फोकस किया गया, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर में फोकस किया गया, क्योंकि देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। हमारे यहाँ पर जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितना एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इन्हीं का ही है। जो टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर में अगर देखा जाए तो एमएसएमई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए अगर देखा जाएगा तो मतलब एक्सपोर्ट जितनी होती है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखें 35% एक्सपोर्ट के अंदर में, भारत के एक्सपोर्ट में 35% कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, किसका, एमएसएमई सेक्टर का है। 90% इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, टोटल अगर इंडस्ट्रियल यूनिट 100 है उसमें से 90% क्या है, एमएसएमई कैटेगरी के अंदर में आती है। इसके अंदर 40% अगर देखा जाए जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका 40% एमएसएमई सेक्टर से आता है। यहां से आपको समझ में आता है कि कितना बड़ा स्कोप है। और आपको सोचिए अगर एमएसएमई सेक्टर के अंदर में आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपको क्या में इनपुट, किसका, फंड का इनपुट, आप वहां पर क्योंकि इनके साथ में इशू क्या है, एमएसएमई सेक्टर इतना सब कुछ अपॉर्चुनिटीज होने के बाद में भी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज इतना ज्यादा नहीं हो रहा, इनपुट यानी कि पैसा जो क्रेडिट मिलता है उसका इतना ज्यादा नहीं है, मार्केट जो एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल है, जो बड़े बड़े फॉर्मल बिजनेस हैं उनके उसमें है, प्लस में जो लेबर रेगुलेशंस है वो भी कई बार हर्ट करते हैं। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को क्या है, इस बार काफी समय से कोशिश की जा रही है कि जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के अंदर में अगर कोई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कर सकता है तो कौन कर सकता है, एमएसएमई सेक्टर कर सकता है। 63 मिलियन एंटरप्राइजेस के अंदर में है, 110 मिलियन जॉब्स इसके अंदर में है, जो क्या है 1/3 ऑफ इंडिया जीडीपी इसके अंदर से कंट्रीब्यूट होता है, हाफ ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यहां से होता है, एक्सपोर्ट आउटपुट के अंदर में होता है। ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान में, और इसीलिए कई सारे एफर्ट, कई सारे इनिशिएटिव लिए गए जिससे क्या किया जा सके, इनको बूम किया जा सके, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विसेज वाले सेक्टर के अंदर में एमएसएमई हो, वो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली और स्मूथली क्या है अपने दोबारा जो पोजीशन थी प्री पेंडेमिक लेवल के अंदर में, वो उसके अंदर में दोबारा से पहुंच सके। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो क्या करेगा अल्टीमेटली एमएसएमई सेक्टर्स जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उनको क्या करेगा, उनके प्रोडक्शन को बूम करेगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, ये ट्राइबल एरिया के अंदर में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहां पर जो लाइवलीहुड है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। जीएसटी, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, जो क्या करेगा एमएसएमई सेक्टर को क्या करेगा, फंड प्रोवाइड कराएगा। ये सारे के सारे इस बजट के क्या हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को बूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर आप आएंगे, हम और आगे बढ़ते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर, कई सारे एमएसएमई सेक्टर आप देखेंगे जो रूरल एरिया के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, गोबरधन। गोबरधन क्या, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, यानी कि जो बायो वेस्ट है विलेज के अंदर में, उसको आप धन के अंदर में कैसे कन्वर्ट करें। आप गैस बना सकते हैं, गैस बनाने के बाद में जो वहां से वेस्ट उसके बाद भी जो बचेगा उसको आप क्या करेंगे, आप खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विलेज के अंदर में मान के चलिए जो वेस्ट होता है, जो बायो वेस्ट होता है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, कैटल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उन सभी को आप क्या करें, सही से स्टोर करें, प्रोसेस करें। वहां पर आप क्या करें, उससे गैस बनाएं, और जो गैस बनने के बाद में भी जो वेस्ट बचा है उसको आप खेत के अंदर में इस्तेमाल करें, जो फर्टिलाइजर की जो कंजम्पशन उसको भी कम करेगा। प्लस में क्या है, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे, आप बायोगैस में बनाएंगे, फर्टिलाइजर में बनाएंगे,
एनकरेज करेंगे। यहां से क्या एनकरेज हो रहा है, अब इस प्रोसेस के अंदर में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, इनकम जनरेशन। यहां से एक पंथ दो काज हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, एक ये हो रहा है कि आपने यहां से इंश्योर किया कि वहां पर जो क्या नाम है, जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो तो साफ रहे ही, वहां पर ऐसे ही कोई वेस्ट ऐसा ना रहे, पहली बात तो ये। दूसरा क्या, वहां पर साफ होने के साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट ये भी क्रिएट हो, ये भी आपने क्या किया, यहां से टारगेट किया। इनकम का जनरेशन हो, ये भी आपने यहां से टारगेट किया। नेक्स्ट जो फोकस किया गया, अब देखिए जो फोकस किया गया एजुकेशन, हेल्थ, सभी के ऊपर। अब एजुकेशन जो है, एजुकेशन ऐसा तो नहीं सिर्फ अर्बन एरिया में ही फोकस करेगा। जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में भी क्या किया है, बहुत ज्यादा फोकस किया है। और बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर में। और एजुकेशन सेक्टर के अंदर में बहुत ज्यादा फंड का एलोकेशन भी किया गया इस बजट के अंदर में। आप जो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडर्न हो, इसकी नीड हमें पता चलती है किसके अंदर में, कोविड के दौरान पे, जहां पर हमें रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है कि हमें इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर में रिवैम्प करने की जरूरत है। यहां पर हमें डिजिटल स्किल्स को डालना पड़ेगा, लिटरेसी को लाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो क्या नाम है लर्निंग स्किल्स है वो भी इंक्रीज होंगी। जिससे क्या होगा, आप देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, पॉवर्टी एक साइकिल है, जहां पर एजुकेशन आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में नहीं जाएंगे। अब अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज में आप नहीं जाएंगे तो आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ रहेंगी। अब सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आपके कॉलेज स्कूल में अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, उसके ऊपर में इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा फोकस किया। और एक और चीज, 21st सेंचुरी के टीचर को भी अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए, उनको भी टेक्नोलॉजिकल लेवल पर एडवांस अपने आप को करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में फोकस किया गया है। तो स्कूल एजुकेशन अगर सिनेरियो देखा जाए तो कोविड-19 के समय पर बहुत सारा, आप जानते हैं स्कूल क्या थे, ऑलमोस्ट बंद थे। तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर में हमें ये नजर आता है कि हमें अब यहां पर इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और जो लर्निंग गैप हो गया है स्कूल के बंद होने के कारण में, उसको हम कैसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके, एंड उस सिस्टम को दोबारा से फ्यूचर रेडी बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब आने वाले समय में भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, तो वो सिस्टम बिना रुके एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक नॉन नेगोशिएबल राइट है, चाइल्ड के राइट का, जिसको हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें इनिशिएटिव लिए गए, क्योंकि हमें ये चीज नजर आया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रॉप आउट करने वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन यहां पर आप अगर देखेंगे जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए भी हमें काम करना है। देखिए एक और चीज बड़ी समस्या थी पहले कि बच्चे एक एज के बाद में और एक क्लास के बाद में स्कूल छोड़ दे रहे थे, तो उसको कम करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें स्कीम चलाई। प्लस में बच्चे स्पेशल नीड के साथ में जो हैं, दिव्यांगजन हैं, अगर आप देखें उन सब के लिए भी हमने अलग से एनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए अलग से मैकेनिज्म बनाया, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में चेंजेस करे। आप अगर देखेंगे तो रेजिडेंशियल हॉस्टल बिल्डिंग बनाई, टीचर अवेलेबिलिटी करना, रेगुलर टीचर ट्रेनिंग करना, ये सारी चीजें इसके अंदर में की गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपको पता होना चाहिए, पीएम श्री, प्रधानमंत्री श्री पीएम श्री स्कीम, जिसके अंदर में स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया ऐसा करके, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके अंदर में कहा गया कि आप क्या करेंगे, स्कूल्स को डेवलप करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इसके अंदर में आपने नए स्कूल नहीं बनाए, जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको आपको तैयार करना है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत में, जहां पर आप ऐसी लैब बनाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे, लाइब्रेरीज बनाएंगे, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स लाएंगे, आर्ट रूम लाएंगे, जहां पर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल डेवलपमेंट हो सके, किसका, बच्चों का। ऐसे ही आपने नया करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किया, जहां पर आपने कहा कि 5+3+3+4 ऐसा करिकुलम बनाया गया, जहां पर आपने ये किया कि मतलब सिर्फ आप पढ़ें ही नहीं, आपको जो डिजायर्ड स्किल्स है वो भी मिले, आप खेलें, आप अपने जो मदर टंग है उसके अंदर में एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए। आपने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए, नए नए पेडागोजी और कंटेंट से रिलेटेड उसका क्या है, दोबारा
मतलब क्या में क्या होना चाहिए, दोबारा चीजें आपका रैशनलाइजेशन, उनकी सारी चीजें होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। प्रशस्त एक मोबाइल ऐप बनाई गई जहां पर आप क्या है डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग के लिए इसको बनाया गया प्रशस्त। ये आप क्या क्या करेगी, जो डिसेबिलिटी इशू हैं स्कूल लेवल पर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कूल वाइज रिपोर्ट तैयार होगी जिससे अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। ठीक है, प्रशस्त क्या है, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में डिसेबिलिटी इश्यूज एट स्कूल लेवल, क्या क्या इशू है डिसेबिलिटी के स्कूल लेवल पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें फोकस किया गया। और क्या, मैंने आपको कई बार कहा कि हमारे पास में सबसे बड़ी जनसंख्या आप देखें 67% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वर्किंग एज ग्रुप के अंदर में है, 15 to 64 की एज के हैं। और इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं कि भाई साहब ये इकोनॉमिक एजेंट के रूप में क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर में इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे। और इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन होगा, सारी की सारी चीजें देखिए। और अगर आपको देखा जाए तो ये चीज हमारे पास में कब तक बेनिफिट रहेगा, 2056 तक रहेगा। यानी कि अभी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपके पास में अभी 33 इयर्स ऐसे हैं जिनको आप क्या करेंगे, यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपने सही से इन 33 इयर्स को यूटिलाइज कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको डेवलप नेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन इसके अंदर में अगर आपको क्या है, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, रूरल सेक्टर के अंदर में, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी, मैंने आपको बताया 2/3 आबादी कहां रह रही है, गांव में रह रही है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है। तो वहां पर ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर बल्कि आपको वहां पर नए सेट ऑफ स्किल्स प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो एडिशनल वर्कफोर्स क्रिएट कर सके। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड की भी तो अपनी लिमिट है ना लोगों को एम्प्लॉय करने की। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से एरिया इंपॉर्टेंट हैं। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्या है, प्रायोरिटी लेवल पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट टैलेंट पूल्स बनाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग इनोवेटिव स्किल्स लानी पड़ेंगी, प्लस में जिसके पास में स्किल है उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टूरिज्म के ऊपर में। टूरिज्म सेक्टर मेरे दोस्त, ये हम कई बार कहते हैं कि आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करेगा हमारे देश के अंदर में, जो हमारा एजेंडा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का उसके अंदर में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर जो है हमारे देश के अंदर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इवन हर प्रकार का लैंडस्केप है। अब टूरिज्म सेक्टर अगर बूम करेगा तो वहां पर जॉब क्रिएशन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आप खुद सोचिए, गाइड अगर क्रिएट होता है, ऑटो रिक्शा वाला, वहां पर टैक्सी ड्राइवर, वहां पर आपके क्या नाम है होटल, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, कितनी सारी चीजें वहां पर जो लोकल क्राफ्ट है उसके ऊपर में। तो इसलिए अगर आप देखेंगे बजट के अंदर में भी फोकस किया गया टूरिज्म को कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं, साथ में एक सॉफ्ट कल्चर के रूप में वर्ल्ड के सामने अपने आप को रख सकते हैं। और आईएमएफ भी ये कहता है कि ब्राइट स्पॉट है टूरिज्म सेक्टर का भारत के अंदर में, अगर हम धीरे धीरे इसी सेक्टर में चलते रहें तो। और टूरिज्म सेक्टर को इसीलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्वदेश दर्शन स्कीम, क्या नाम है, आप देखेंगे बहुत सारी और क्या है, जैसे गौरव ट्रेन, बहुत सारी चीजें हमने शुरू करी, इसीलिए कि हमने सर्किट डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, हमने थीमेटिक बेस्ड सर्किट डेवलपमेंट, उड़े देश का आम नागरिक, ये सारी चीजें इसीलिए शुरू करी कि टूरिज्म क्या कर सके, इंक्रीज हो सके। अगर टूरिज्म जैसे प्रसाद स्कीम, यहां पर आप क्या करो, जो पिलग्रिमेज साइट हैं उनको सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है उसके अंदर में आप वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हो, जहां पर आपने कहा कि जो सेक्टर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो अल्टीमेटली यहां से बेनिफिट क्या मिलेगा टूरिज्म सेक्टर से मेरे दोस्त, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहां से जॉब क्रिएशन होगा। पहली बात क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए टूरिज्म सेक्टर, हमारे प्यारे भारत को देखें तो हर प्रकार का एनवायरनमेंट, हर प्रकार की बायोडाइवर्सिटी, हर प्रकार का लैंडस्केप आपको यहां पर मिलेगा। तो टूरिज्म यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आप टूरिज्म सेक्टर पे फोकस करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, क्रिएट होंगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज
फिर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म सिर्फ शहर में तो नहीं हो रहा ना, उसमें रूरल एरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो कनेक्टिविटी। और जहां पर टूरिज्म आप बूम करना चाह रहे हैं वहां पर आप डेवलपमेंट भी करेंगे, ये भी बेनिफिट है, उस रीजन का डेवलपमेंट होगा। लोग अगर आएंगे तो कल्चर का एक्सचेंज होगा। इवन विद इन नेशन अगर क्या होगा, इधर से उधर आना जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग आते जाते हैं, तो भी कल्चर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और अगर नेशनल लेवल पर फॉरेनर्स अगर आते हैं तो आपके करेंसी तो आएगी, कल्चर का भी एक्सचेंज होगा, जो सॉफ्ट पावर के रूप में क्या है, वर्ल्ड को आप रख सकते हैं वर्ल्ड के सामने। और मैं बार बार आपको कहता हूं, आप देखिए ना, यूएई को देखिए, आप दुबई में जाते हैं, आप सारे के सारे लोग देखिए कितना बड़ा टूरिज्म सेंटर है। आप मालदीव्स में जाते हैं, आप श्रीलंका में जाते हैं, तो भारत क्यों नहीं बन सकता, बल्कि भारत के पास में तो सब चीजें हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी है जिसके ऊपर में टैप किया जा सकता है, और इसी के ऊपर में बजट में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस किया है। तो ये वाले सेशन में इतना ही। मैं फिर बता रहा हूं, कुरुक्षेत्र मैगजीन में बजट के कुछ प्रायोरिटी एरिया, अब रूरल एरिया, तो रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर, विमेन, यूथ, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ये सारे इश्यूज हो गए, एम्प्लॉयमेंट ये इशू हो गया। प्लस में फिर उसके बाद में बजट के मोटे मोटे जैसे एमएसएमई सेक्टर, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा रूरल एरिया पे। आपका टूरिज्म वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा रूरल एरिया में। एजुकेशन वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपके रूरल एरिया में। हेल्थ फैसिलिटी वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा रूरल एरिया में। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये नेशन के ऊपर में क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। और जो हमारा एम है, जो गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का, डेवलप नेशन होने का, उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये सेशन मेरे दोस्त, आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। आपको ज्वाइन करना है इस बैच को तो करिए, और करिए ही करिए। मेरा कहना है 29,999 में आपको इससे ज्यादा फैसिलिटी कहीं नहीं मिल सकती कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सब कुछ है। आप एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोड क्या यूज करना है, पीआरटी लाइव कोड ही यूज करना है आपको, इसके अलावा और कोई कोड यूज नहीं करना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।